कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद आज हम शुरुआत से एक चैप्टर लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे। जैसे आज हम आपके सामने डिसीज रोगों को लेकर के आए हुए हैं और जो रोग हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आइए समझते हैं रोगों को। मात्र 15-15 मिनट की ये सीरीज होंगी और उस 15 मिनट में आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली देखिए, पहला जो रोग है वो है एड्स, ठीक है। पहले कुछ बात बता दूं मैं। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस से फैलता है, HIV वायरस से फैलता है। इसमें लिखा क्या है देखिए, जो एड्स है वो माना जाता है कि एड्स HIV संक्रमण की उत्पत्ति जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से हुई है। मतलब शुरुआती समय में जो एड्स है वो आपको मिला था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, और 1959 में पहला जो कांगो गणराज्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिससे पता चला था कि वो व्यक्ति HIV संक्रमण से ग्रसित है, ठीक है। फिर ये ज़्यादा चर्चा में जब आया जब 1983 में USA यानी अमेरिका में इसका पहला मामला देखा गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका पहला मामला देखा गया था। मतलब इसकी शुरुआत होती है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, ठीक है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में जब 1959 में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तो ये शुरुआती में HIV वायरस चर्चा में आया। फिर ज़्यादा हाईलाइट तब हुआ जब 1983 में USA में इसका पहला मामला देखा गया था, ठीक है। और जो भारत में HIV का जो पहला मामला है वो 1986 में देखा गया था। मतलब भारत में पहला मामला कब आया है? 1986 में देखा गया था, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और जो इसका वायरस होता है, इसके वायरस का नाम है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखें जो एड्स है, नॉर्मल वायरस जो होता है, एड्स का वायरस में क्या अंतर होता है कि जो नॉर्मल वायरस होते हैं वो आपका बाहर से प्रोटीन की कवरिंग नहीं किया होता है, लेकिन जो HIV का वायरस होता है ये बाहर ये प्रोटीन की कवरिंग किया होता है, ताकि हमारे शरीर को लगता है कि ये प्रोटीन वाला पदार्थ है, और जब हमारे शरीर में ये प्रवेश करता है तो ये जाकर के फिर HIV वायरस अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। तो HIV वायरस में क्या होता है भाई, बाहर से ये प्रोटीन की कवरिंग किया होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका जो फुल फॉर्म है ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म है। और एड्स का जो वायरस होता है वो होता है HIV वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। बाहर से प्रोटीन के कवरिंग क्या होता है। देखो अब जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जबकि भारत में हम लोग मनाते हैं, ठीक है, कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, ठीक है। देखिए 1986 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एड्स विभाग की स्थापना हुई थी। मतलब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विभाग की स्थापना हमने एड्स के लिए की थी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SDG सस्टेनेबल डेवलप गोल 3। तो 2012 में सस्टेनेबल डेवलप जो गोल हैं वो प्रोग्राम घोषित किए गए हैं। 2012 में बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए गए हैं, जिसमें याद रखें SDG यानी सस्टेनेबल गोल 3 में आपका क्या है, एड्स के बारे में बताया गया है कि एड्स जो है इसे कब तक समाप्त कर देना है, 2030 तक एड्स जैसी महामारियों को हमें समाप्त करना है। किसको किसको? एड्स को भी समाप्त करना है। साथ साथ एड्स के साथ साथ आपको तपेदिक TB और मलेरिया जैसे रोगों को समाप्त करना है। तो प्रश्न आएगा कि एड्स को समाप्त करने का, एड्स को, मलेरिया को और TB को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। और कौन से गोल पे है ये? तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल आपका 3 में इसको घोषित किया गया है, ठीक है। देखिए HIV और एड्स की रोकथाम के लिए, देखें HIV एड्स की रोकथाम के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे एड्स वाले से आपका क्या है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है HIV और एड्स से संक्रमित व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना। ये हमने 2017 में सरकार ने प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत हम क्या करेंगे, भेदभाव को समाप्त करेंगे। दूसरी बात ये है कि संक्रमित व्यक्ति को गोपनीयता रखेंगे। मतलब किसी को यदि एड्स है तो सामने वाले को हम बताएंगे नहीं, क्योंकि लोग क्या है बिना जाने हुए उससे क्या करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। इसीलिए आपका भारत सरकार ने ये आपका 2017 में आपका ये प्रोग्राम भी लाया है, ठीक है। देखिए अब एड्स में बेसिकली होता क्या है, तो देखें 1983 में आपका पहली बार
1983 में ये पहली बार अमेरिका में जब आया था, तो ये सबसे पहली बार एड्स होमोसेक्सुअल मेल में हुआ था। होमोसेक्सुअल मेल का मतलब है यदि पुरुष पुरुष एक दूसरे से लैंगिक संबंध बनाते हैं तो होमोसेक्सुअल मेल, और फीमेल यदि करती है तो होमोसेक्सुअल फीमेल। तो पहली बार जो एड्स है होमोसेक्सुअल मेल में देखा गया था। ठीक है, भारत में चर्चा में आया था 1986 में। और ध्यान रखें, जो एड्स का जेनेटिक मटेरियल है वो होता है आरएनए। ठीक है, दो चीज़ होती हैं, डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखो, जो एड्स का जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उन वायरसों को कहा जाता है रेट्रोवायरस। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एड्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई, तो एड्स का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उन वायरसों को रेट्रोवायरस कहा जाता है। देखिए फैलता कैसे एड्स, सुनिए। WBC होती है हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड कार्पसस यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब श्वेत रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रेनोसाइट और दूसरी होती है अग्रेनोसाइट। ठीक है, एक होती है कणिका में और ये होती हैं अकणिका में। जो ये अकणिका में होती हैं अग्रेनोसाइट, ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टी एंटीबॉडी और दूसरी होती है आपकी क्या, बी एंटीबॉडी। टी एंटीबॉडी का मतलब है जहां पर आपका एंटीबॉडी थाइमस ग्रंथि में जहां जहां पर एंटीबॉडी बनेगी वो टी एंटीबॉडी कहलाएगी। और पक्षियों में एक विशेष ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है बोर्स फेब्रिन। बोस फेब्रिन ये पक्षियों में पाया जाता है, मतलब पक्षियों में जो एंटीबॉडी बनेगी वो बी में बनती है, जबकि मनुष्य में जो एंटीबॉडी बनती है थाइमस ग्रंथि में बनती है एंटीबॉडी। तो याद रखें, जो एड्स का वायरस होता क्या है कि एड्स का जो वायरस है, देखिए कैसे फैलता है एड्स। ये एड्स का वायरस है, एड्स के वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। ये हमारे शरीर में जब अटैक करेगा तो ये सीधे जाकर के हमारे शरीर में देखिए टी एंटीबॉडी होती है। अब टी एंटीबॉडी में टी भी आपका T1, T2, T3, T4 ऐसी बहुत सारे प्रकार की होती हैं। तो जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस ये आकर के आपका करता क्या है, ये जो T4 है सबसे पहले T4 को खा लेता है। T4 को खा लेता है। अब T4 क्या करती थी भाई, T4 शुरुआत में क्या होता है कि जैसे एड्स वायरस आया HIV का तो लड़ने के लिए T4 जाती हैं, और T4 जब जाती हैं तो T4 क्या है कि T4 जाने के पहले आपका एक पदार्थ बना देती हैं, उस पदार्थ का नाम है इंटरल्यूकेन बनाती हैं। अब ये इंटरल्यूकेन क्या करता है भाई, जब ये T4 लड़ने के लिए जाती हैं तो क्या करती है, शरीर में एक पदार्थ बना देती है जिसका नाम इंटरल्यूकेन, और इंटरल्यूकेन से शरीर को जानकारी मिल जाती है कि भाई क्या होने वाला है। लेकिन ये एड्स का जब वायरस आता है तो T4 पर अटैक करता है, और जो T4 ने इंटरल्यूकेन बनाया है उस इंटरल्यूकेन को भी ये खा जाता है, जिससे आपका कोई शरीर को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और ये HIV वायरस मनुष्य के शरीर में बहुत समय तक रहा आता है, और फिर 2 साल 3 साल 4 साल, और शरीर की धीरे धीरे क्या होती है भाई, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी मनुष्य की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। इस वजह से एड्स तुरंत समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि T4 को खाती हैं, और जब जितनी सारी T4 है सबको खा लेती हैं, और T4 के द्वारा जो सूचना देने के लिए इंटरल्यूकेन पदार्थ बनाया गया था एड्स का वायरस, उसको भी खा लेता है। होता क्या है कि ये मैंने बताया था कि जो एड्स का वायरस HIV होता है, बाहर से ये प्रोटीन की क्या होता है, कवरिंग किया होता है, ताकि हमारे शरीर को लगता है कि कोई प्रोटीन आया है। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या करता है, ये जाता है और ये सीधे इसको T4 को खा लेता है, और इंटरल्यूकेन जो बनाती है T4 उसको भी खा लेता है, और हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या करता है, ये प्रवेश कर जाता है, और फिर मानव शरीर बीमार हो जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ऐसे एड्स का वायरस हमारे शरीर में फैलता है। देखें दूसरी बात जो है, अब देखो एक बात और समझे एड्स में। ठीक है, एक और बात समझे एड्स में कि एड्स जो है फैलता कैसे है, संक्रमित सुई से भी फैलता है। दूसरी बात, जो हम लोग अपने शरीर में टेटू गुदवाते हैं तो यदि टेटू बनवा रहे हैं और सिरिंज में यदि ब्लड लगा और वही टेटू से दूसरी वाले किसी व्यक्ति को के शरीर पर टेटू बना दिया गया तो भी एड्स फैलता है। दूसरी बात ये है कि याद रखें कि ये लैंगिक संबंध बनाने से भी फैलता है। अब लैंगिक संबंध में उसी से फैलेगा, मान लीजिए एक व्यक्ति है 20 लोगों से लैंगिक संबंध बनाया है, तो यदि उन 20 लोगों में से किसी को भी सेक्स नहीं है, किसी को भी आपका एड्स नहीं है तो नहीं फैलेगा। यदि आपने किसी एक व्यक्ति से भी आपका लैंगिक संबंध बनाया है और सामने वाले को यदि एड्स है तो आपका क्या है, एड्स फैलेगा। और यदि नहीं है तो आप कितना भी लैंगिक संबंध बनाएं, यदि किसी भी व्यक्ति को लैंगिक संबंध बनाने में आपका एड्स नहीं है, उन दोनों में से किसी को, तो एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो
एड्स के बारे में इतनी जानकारी याद रखें। जो अगली बीमारी है, ठीक है, अगली बीमारी है बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम है क्या, कैंसर। तो है क्या कैंसर? तो सबसे बड़ी चीज ये जाने कि कैंसर है क्या, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कैंसर कहा जाता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को आपका क्या कहा जाता है, कैंसर। मतलब यदि हमारे शरीर में आपका सेल डिवीजन हो रहा है, तो जबरन का सेल डिवीजन, एक होता क्या है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से 4 सेल बनती हैं। लेकिन क्या है, लगातार यदि कोशिका विभाजन हो रहा है और शरीर में कहीं पर भी गांठ बन गई, गठान पड़ जाती है, तो वो क्या कहलाता है भाई, वही कहलाता है क्या, कैंसर। देखें हमारी जो नॉर्मल सेल होती है, हमारी नॉर्मल सेल ऐसे दिखती है, ऐसे होती है हमारे शरीर की नॉर्मल सेल जब सेल डिवीजन होगा। लेकिन कैंसर में क्या होता है, ये नॉर्मल सेल क्या है आपका, ये लगातार बढ़ जाती है, मतलब शरीर में क्या बन जाती है भाई, ये गठान बन जाती है, और यही क्या है, कैंसर कहलाता है। तो देखें ये नॉर्मल सेल थी और ये क्या है, बढ़ी हुई सेल है, और ये बढ़ी हुई सेल के लिए ही क्या कराया जाता है भाई, ऑटोप्सी कराया जाता है। कैंसर के लिए क्या कराया जाता है, ऑटोप्सी कराया जाता है। इस ऑटोप्सी में क्या करेंगे, जो बढ़ी हुई सेल है यही आपका जांच के लिए दे दी जाती है, और जांच से पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो कैंसर है क्या भाई, शरीर में कहीं पर भी यदि गांठ बन रही है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा है, तो आपका वो क्या है, कैंसर का कारण मानी जाती है। ये आपको मैंने नॉर्मल सेल दिखाई और ये आपको कैंसर वाली सेल दिखाई। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। अब ये कैंसर देखो, नॉर्मल सेल डिवीजन, जब नॉर्मली सेल डिवीजन होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेगी, इन 2 सेल में भी डिवीजन होगा तो इनसे सेल बनेगी, इनसे सेल बनेगी, मतलब ये लगातार डिवीजन होता है हमारे शरीर में, ऐसा नॉर्मल। लेकिन जब कैंसर वाली होगी तो एक से आपका क्या है, ये एक से आपका धीरे धीरे क्या है, 4 सेल बनेगी, और ये लगातार ये अलग अलग डिवीजन होगा। फिर इसमें क्या है, ये लगातार विभाजन हो रहा है, तो एक सेल से बहुत सारी सेल, 2 2 2 बहुत सारी सेल, जबकि नॉर्मल में क्या है, 1 से 2 बनती हैं, फिर इन 2 से 2 इसकी बनेगी, 2 इसकी बनेगी, ऐसे विभाजन होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक सेल से 4 सेल बनेगी, फिर ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, फिर ये भी 2 2 4 4 करेंगी। तो ऐसे जबरदस्ती ये क्या हो रहा है, ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन है, और यही क्या कहलाता है भाई, कैंसर। तो ये नॉर्मल वाली सेल है जो ऐसी डिवीजन होता है, ऐसा विभाजन होता है, जबकि कैंसर वाली सेलों में ऐसा विभाजन होता है। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट चरण में ऐसा होता है कैंसर में सेकंड चरण में ये होता है, थर्ड चरण में ये होता है, और फोर्थ में ऐसे फैलता है, और लगातार फिर क्या है, फिर धीरे धीरे ये क्या बन जाती है, शरीर में एक गठान बन जा रही है, जो आपका क्या कहलाएगा, कैंसर कहलाएगा। तो इसके लिए ही कराई जाती है ऑटोप्सी। इसमें क्या है, जहाँ पर शरीर में आपकी गांठ बनी हुई है उसका अंग थोड़ा सा काट करके भाग दिया जाता है और जांच के लिए भेजा जाता है। ठीक है, देखिए अभी क्या होता है और कैंसर में और चीज़ देखिए, देखो कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेन कहा जाता है। कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ को जो कैंसर फैलाता है उसको क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेन कहा जाता है। कार्सिनोजेन क्या है, याद रखें कि जो सीमेंट उद्योग में लोग काम करते हैं, सीमेंट उद्योग में काम करते हैं, जो लोग कांच इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, और जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं यानी जो पेंटर हैं, तो सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग और पेंटर उद्योग में काम करने वाले लोगों में कैंसर की संभावनाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि इन उद्योगों में आपका कैंसर पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो कार्सिनोजेन पाया जाता है, और कार्सिनोजेन भी ही आपका क्या अर्थ करता है भाई, कैंसर फैलाता है। देखिए अब कार्सिनोजेन भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कुछ भौतिक कार्सिनोजेन होता है, एक रासायनिक कार्सिनोजेन होता है, जैविक कार्सिनोजेन होता है, और आनुवांशिक कार्सिनोजेन होता है। तो कार्सिनोजेन जैसे भौतिक कार्सिनोजेन में यूवी रेज आ जाएंगी, यूवी किरणें हैं, ठीक है, एक्सरे आ जाएगा, एक्स किरणें आ जाएंगी, लेजर किरणें आ जाएंगी, ये आपका क्या है, भौतिक कार्सिनोजेन। मतलब इनके कारण भी होता है, यूवी किरणों के कारण भी होता है, एक्स किरणों के कारण भी होता है, लेजर किरणों के कारण भी कैंसर फैलता है। ये कैसे कारक है, भौतिक कार्सिनोजेन है। जबकि रासायनिक कार्सिनोजेन में क्या कहता है, रासायनिक कार्सिनोजेन में एरोमेटिक कार्बन आएंगे। एरोमेटिक कार्बन वही हैं जो सुगंध पैदा करते हैं, एरोमेटिक कार्बन आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन के अलावा अल्कोहल आपका कैसा है, रासायनिक कार्सिनोजेन है। बहुत सारे ड्रग होते हैं, ड्रग के अलावा निकोटीन जो आपका बीड़ी सिगरेट में पाई जाती है, निकोटीन तंबाकू में पाई जाती है निकोटीन, तो आपका ये आपका रासायनिक कार्सिनोजेन होता है। मतलब बीड़ी सिगरेट तंबाकू अल्कोहल इनसे भी आपका कैंसर फैलता है। ठीक है, जैविक कार्सिनोजेन में कुछ वायरस आते हैं, जैसे एक वायरस आता है इसका नाम है हर्प वायरस। हर्प वायरस से आपका क्या होता है भाई, लीवर कैंसर होता है। इसी तरह आनुवांशिक कार्सिनोजेन होते हैं। आनुवांशिक कार्सिनोजेन में आपका क्या है, मनुष्य के जीन के कारण भी आपके क्या है, मनुष्य के जीन के कारण भी बहुत सारे कैंसर होता है, वो क्या है, आनुवांशिक कार्सिनोजेन होता है। ठीक है, तो ये आपका कार्सिनोजेन के कुछ प्रकार होते हैं जो कैंसर आपका पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब जो कैंसर होता है, टाइप्स ऑफ स्टेज कैंसर की आपका 4 स्टेज मिलेंगी।
ठीक है। शुरुआती स्टेज में देखें ये आपका 0 स्टेज होगी, ठीक है। फिर थोड़ा सा फैला है, यहाँ पर स्टेज 2 में थोड़ा, स्टेज 1 में थोड़ा ज़्यादा हो गया, 2 में देखें ये यहाँ तक लगातार फैल रहा है। इसके बाद स्टेज 3 आती है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, और जब स्टेज 4 होता है तो बहुत बड़ा एक ट्यूमर बन जाता है, और यही ट्यूमर धीरे से आपका क्या होगा, यही ट्यूमर आपका शरीर में फटेगा और पूरे शरीर में आपका क्या है, कैंसर फैल जाएंगे। इसलिए स्टेज 4 में बचना आपका क्या है, नामुमकिन हो जाता है कैंसर में, ठीक है। तो याद रखो कि कैंसर होने का मेन रीजन क्या है, कोई किसी से भी कैंसर हो सकता है, चाहे भौतिक कार्सिनोजन से हो सकता है, रासायनिक कार्सिनोजन से। कैंसर होने का एग्जैक्ट कैंसर क्यों होता है इसका वैज्ञानिक भी आज अभी पता नहीं लगा पाए कि मेन कैंसर होने का रीजन क्या है। तो 4 प्रकार के कार्सिनोजन से कैंसर फैलता है, और चौथी अवस्था में ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि आपकी क्या है, मृत्यु की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए चौथे में बचना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए अब हम वर्ल्ड कैंसर डे भी मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है कब, 4 फरवरी को। एग्जाम में आता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को आपका क्या है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भारत भी मनाता है भाई, भारत मनाता है कौन सा, भारत मनाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, मतलब कैंसर के प्रति हमें जागरूक होना है। तो भारत मनाता है आपका कब, 7 नवंबर को भारत अपना नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाता है, 7 नवंबर को, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखें, इसके अलावा क्या है, अब देखें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि याद रखें कि महिलाओं में ज़्यादातर स्तन कैंसर होता है, महिलाओं में स्तन कैंसर होता है। उसका ये कारण होता है कि महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं क्या है कि अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ये भी एक कैंसर का रीज़न होता है कि धीरे धीरे क्या है कि ना पिलाना, इस वजह से महिलाओं में स्तन कैंसर और गर्भाशय कैंसर ज़्यादा होते हैं। जबकि पुरुषों में लंग्स का कैंसर ज़्यादा हो जाता है, लंग्स में, ठीक है, क्योंकि वो पदार्थ खाते जैसे निकोटीन, एल्कोहल, आपका बीड़ी, सिगरेट, तो इस वजह से महिला पुरुषों में भी कैंसर होता है, लंग्स कैंसर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये लिखा है महिलाओं में ज़्यादातर कौन सा कैंसर होता है भाई, स्तन कैंसर होता है, ठीक है। पुरुषों में आपका कौन सा कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। अब वो कैंसर में क्या कराई जाती है भाई, कीमोथेरेपी कराई जाती है, कीमोथेरेपी कराई जाती है। और कीमोथेरेपी को मैंने बताया कि भाई कीमोथेरेपी में क्या होती है, बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं, और उस ड्रग से जो ट्यूमर बना हुआ है, बड़ा सा ट्यूमर बना हुआ है, उस ट्यूमर को लेज़र किरणों के माध्यम से, उस ट्यूमर में लेज़र किरणें डाली जाती हैं, और लेज़र किरणें डाल करके उस ट्यूमर को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी ड्रग्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ड्रग्स दी जाती हैं जिससे शरीर के बाल भी झड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आदमी बहुत बूढ़ा हो गया हो, आपको 30-35 साल का लड़का ऐसा लगेगा जैसे 50-60 साल का हो गया। क्यों, क्योंकि जो कीमो आपका क्या होता है, उसमें ड्रग्स दी जाती हैं, उतनी ज़्यादा क्या होती हैं, शरीर में टेम्परेचर पैदा करते हैं कि आपका शरीर के बाल भी झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर के लिए किया जाता है। विश्व कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि भारत में 7 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखें अगला जो बीमारी है जिसका नाम क्या है भाई, मलेरिया। मलेरिया क्या है, देखें मलेरिया शब्द इटालियन भाषा का शब्द है, मतलब इटालियन भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है भाई गंदी वायु। मतलब मलेरिया का अर्थ क्या होता है, गंदी वायु, इटालियन भाषा में, ठीक है। मलेरिया जो होता है, ये याद रखें, ये प्रोटोजोवा डिसीज होता है। मतलब जो मलेरिया है ये फैलता है किससे, प्रोटोजोवा से, ठीक है। और मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और संक्रमित जो मादा है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर फैलाता है ये। और रोगजनक कारक कौन होता है भाई, प्लाज्मोडियम से फैलता है। तो इसके बारे में इतना याद रखें आप कि जो मलेरिया है ये आपका किससे बीमारी होती है भाई, प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब आपके दिमाग में आएगा प्रोटोजोआ क्या है, तो याद रखें कि आपका जो होता है, देखिए एक वायरस होता है, एक वायरस होता है, ठीक है। तो वायरस जो होता है ये आपका क्या होता है, इसमें वायरस में केवल आपका क्या होता है, डीएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, या वायरस में क्या हो सकता है, आरएनए होता है, और प्रोटीन होती है, ठीक है। तो आपका जो वायरस होता है ये सबसे कम विकसित संरचना होती है, जबकि प्रोटोजोआ में आपका क्या है, ये सबसे ज़्यादा विकसित संरचना होती है। इसमें आपका कोश केंद्रक भी होता है, केंद्रक के अलावा आपका इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, ये सब पाए जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा विकसित संरचना कौन होती है, प्रोटोजोआ होती है। और सबसे कम विकसित संरचना किसकी होती है, वायरस की होती है, ठीक है। तो आप इतना याद रखें, ठीक है, आप इतना याद रखें इसमें कि देखें फैलाने वाला जो है ये एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज ये जो मच्छर है, और इसका वाहक जो है ये आपका मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम आपका क्या है, प्लाज्मोडियम छोड़ देता है मानव के शरीर में,
ठीक है। तो प्लाज्मोडियम आपका ये मादा एनाफ्रीज मच्छर इसको ले जाने वाला है और फैलाता किस कौन है, ये प्लाज्मोडियम इसको फैलाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, अब इसमें क्या है कि अफ्रीका में ज़्यादा मामले पाए जाते हैं। अफ्रीका में ज़्यादा मामले इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर देखें, जहाँ पर भी मच्छरों की पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और वर्षा का पैटर्न बदलता होगा, मतलब कहीं पर बारिश होगी, कहीं किसी दिन बारिश नहीं होगी, मतलब वर्षा का पैटर्न टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वर्षा रुक रुक करके हो रही है। ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उष्णकटिबंधीय देशों में ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पर मच्छरों के पनपने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अफ्रीका में ज़्यादा मामले क्यों हैं? अफ्रीका में ज़्यादा मामले इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर वर्षा का पैटर्न बदला हुआ है, रुक रुक करके वर्षा होती है, कभी कभी वर्षा नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात ये होता है कि टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा होता है और रुक रुक करके वर्षा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, इसमें मच्छर बहुत अधिक संख्या में पनपते हैं। इस वजह से अफ्रीका में इसके बहुत ज़्यादा मामले पाए जाते हैं। ठीक है, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मामले हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। देखो इसमें सिम्टम में जब आपको होगा मलेरिया तो इसमें क्या होगा, आपका पसीना ज़्यादा आएगा, पसीना ज़्यादा के बाद इसमें क्या है, सिर दर्द करेगा, आपको फीवर भी होगा, ठीक है, और पेन भी करेगा, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो स्टमक है, स्टमक में आपका क्या है, इसका स्प्लीन, ठीक है, स्टमक में भी आपका ये आकार इसका बढ़ जाएगा, लगातार साइज बदलता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्प्लीन जो है, स्प्लीन का भी साइज इंक्रीज हो जाता है, पेट में ज़्यादातर दर्द होता है, वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होने लगती हैं। ठीक है, मतलब होता क्या क्या है इसमें, आपका इसके सिम्टम ये हैं कि आपका सिर दर्द ज़्यादा होगा, ठीक है, आपको ठंड लगेगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, सूखी खांसी ये थोड़ा सा कम मात्रा में होगी, सूखी खांसी कभी कभी आती है। ठीक है, इसके अलावा वोमिटिंग, ज़्यादातर उल्टियाँ होती हैं, उल्टियों के अलावा आपका बैक पेन भी होगा। ठीक है, बैक पेन के अलावा आपको फीवर भी होगा। ठीक है, देखें ये फैलता कैसे है, देखिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए मानव शरीर है और ये आपका मच्छर है। अब मच्छर जब ये है तो मच्छर, इस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर है। अब ये मादा एनाफ्लीज मच्छर अपने शरीर में, इसके शरीर में है प्लाज्मोडियम, इसके शरीर में क्या है भाई, प्लाज्मोडियम, इसके शरीर में प्लाज्मोडियम है। अब ये जो प्लाज्मोडियम है यही तो आपका मलेरिया फैला रहा है। तो होता क्या है कि ये मादा एनाफ्लीज मच्छर मान लो हमारे शरीर में काटा, इसके शरीर में मच्छर के क्या है, प्लाज्मोडियम, तो हमारे शरीर में इसने क्या छोड़ दिया भाई, प्लाज्मोडियम छोड़ दिया। अब ये जो प्लाज्मोडियम है हमारे शरीर में लीवर में जाता है, यकृत में जाता है, और यकृत में जाकर के ये अपनी संख्या, प्लाज्मोडियम अपनी संख्या जो है करोड़ों में कर लेता है, प्लाज्मोडियम जो है अपनी संख्या क्या कर लेता है, करोड़ों में कर लेता है। और फिर ये सारे के सारे प्लाज्मोडियम जो है ये रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल्स में, ये आपका क्या करते हैं, ये रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स में जाकर के घूमेंगे, ये ब्लड वेसल्स में चढ़ चढ़ के जाएंगे प्लाज्मोडियम। और ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, चढ़ चढ़ के जाओ, प्लाज्मोडियम चढ़ के जा रहे हैं रक्त वाहिकाओं में जहाँ पर रक्त भरा हुआ है। जब रक्त वाहिकाओं में ये चढ़ चढ़ के जाएंगे, और ये लोग करते क्या है कि ये हमारी आरबीसी को खाते हैं, आरबीसी खा लिया कोई बात नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम आरबीसी को खा करके एक बहुत ही खतरनाक रासायनिक बनाते हैं जिसका नाम है हीमोजोइन आपका ये एक केमिकल होता है। और जब ये ज़्यादा हीमोजोइन बनता है तो हमारे शरीर में एक मस्तिष्क में एक संरचना होती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। तो ये आपका हीमोजोइक क्या करता है, हमारे हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखना। तो ये जो हीमोजोइक बनता है ये जाकर के शरीर में, यानी जो ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और हाइपोथैलेमस का काम होता है शरीर को कंट्रोल रखना। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि हाइपोथैलेमस आपका क्या है, काम करना बंद कर देता है, और हाइपोथैलेमस काम करना बंद करेगा और आपका क्या है, आपको बुखार आ जाएगी और स्थितियाँ फिर गंभीर हो जाएंगी। और याद रखो कि आपका जब आपको इसकी दवाई दी जाती है मलेरिया की, तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि भाई 2-3 दिन तक कंटिन्यू खाना है। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन तक जब कंटिन्यू खाएंगे तभी ये जो करोड़ों में आपका प्लाज्मोडियम बन गए हैं ये आपके खत्म होते हैं। जो मलेरिया वाले बीमार होते हैं उनको 36 से 72 घंटों में लगातार बुखार आता रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप दवाई यूज करेंगे तब तक आपका ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने दवाई बंद की कि ये प्लाज्मोडियम अपनी संख्या फिर बढ़ाने लगते हैं, और फिर ये पदार्थ हीमोजोइक बनाते हैं, और फिर ये हाइपोथैलेमस में जाकर के उसका शरीर का टेम्परेचर बिगाड़ देते हैं। और इसीलिए जो मलेरिया की बीमारी होती है उसमें 36 से 72 घंटों में लगातार बुखार आती है। इसलिए डॉक्टर आपको बोलता है भाई कि 3-4 दिन तक कंटिन्यू आपको दवाइयाँ ये लेना है। ठीक है, आगे देखें अब क्या होता है इसमें। देखो
अब मनुष्य में सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत और प्लीहा, मैंने बताया कि कैसे फैलता है ये। वेक्टर मलेरिया को रोकने को कम करने का मुख्य तरीका है वेक्टर नियंत्रण। वेक्टर नियंत्रण से आपका क्या है, मलेरिया को रोका जाता है। देखिए, वर्ल्ड मलेरिया डे भी मनाया जाता है 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न आता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो वही 4 अलग अलग डेंगू वायरस। देखो डेंगू वायरस, अब ये किसके बारे में बताया गया भाई, डेंगू। अगली जो बीमारी है उसका नाम क्या है, डेंगू। तो देखें डेंगू वायरस भी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, डेंगू 1, 2, 3 ये सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो याद रखो डेंगू जो है ये आपका फैलता है एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से। याद रखें एडिस इजिप्टी, ठीक है, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से आपका ये डेंगू फैलता है। ठीक है, और संक्रमित व्यक्ति को जब ये एडिस इजिप्टी मच्छर किसी काट करके किसी संक्रमित व्यक्ति को काटेगा तब जाकर के डेंगू बीमारी फैलती है। अब एडिस इजिप्टी घर के आसपास इकट्ठा स्वच्छ जल में, याद रखें कि जो अभी मलेरिया का जो मच्छर है, मलेरिया का मच्छर जो है गंदे जल में पनपता है, लेकिन याद रखें डेंगू का जो मच्छर है ये आपका स्वच्छ जल में साफ पानी में पनपता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये साफ पानी में, इसका जो मच्छर है एडिस इजिप्टी ये साफ पानी में पनपता है, और जो मच्छर हैं ये आपके गंदे जल में पनपते हैं। ठीक है, देखें अब इसमें क्या होता है भाई, आई पेन, आंख दर्द करती है डेंगू में। ठीक है, मसल्स पेन होता है, बोन पेन होता है, हड्डियाँ आपकी दर्द करती हैं, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट भी आपके क्या है, जोड़े जो हैं ये दर्द करते हैं डेंगू में। ठीक है, और आपका हेडची यानी सिर दर्द होता है। ठीक है, और आपका क्या है, आपका वोमिटिंग भी होती है, उल्टियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सिम्टम है जो आपका क्या है, डेंगू से आपका ये अंग प्रभावित हो रहे हैं और ऐसा होता है। देखिए अगला क्या है, एडिस इजिप्टी मच्छर मैंने बता दिया। अब देखो जो एडिस इजिप्टी मच्छर है ये केवल डेंगू नहीं फैलाता है। एडिस इजिप्टी मच्छर जो है ये 4 बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है। पहला डेंगू, इसी मच्छर से फैलता है चिकनगुनिया, इसी मच्छर से फैलता है जीका वायरस, और इसी मच्छर से फैलता है पीत ज्वर। ठीक है, तो प्रश्न आता है एडिस इजिप्टी मच्छर किसके लिए जिम्मेवार होता है, तो डेंगू इसी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी इसी मच्छर से होता है, जीका वायरस भी इसी से होता है, और पीत ज्वर येलो फीवर भी इसी एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है हाँ, तो आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बीमारियां समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।